नमस्कार दोस्तों, जीके और तपसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल का भारत। प्राचीन भारत में हम जो मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं, मगध पे भी मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, यानी कि मगध पे मौर्य वंश के जो शासक हैं वो पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने मौर्य काल में भी या मौर्य वंश में भी हमने अशोक को पढ़ लिया था। और अशोक के शिलालेख कल पढ़े थे, अशोक सम्राट अशोक या अशोक महान के शिलालेख पढ़े थे कल। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। तो आज का जो हमारा हेडिंग हो सकती है वो है मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन। और मौर्यकालीन प्रशासन से पहले कल हमने अशोक के शिलालेख पढ़े थे, उसमें 2 शिलालेख रह गए थे, उनको भी देख लेते हैं। 2 वो थे, एक शाहबाजगंडी और दूसरा मानसेरा। ये दोनों पाकिस्तान में ही है, हम कह सकते हैं पाकिस्तान और खरोष्टी में, दोनों खरोष्टी लिपि में। तो हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये दोनों जो है पाकिस्तान में स्थित हैं और खरोष्टी लिपि में। साथ ही बात आती है अशोक के जो शिलालेख थे, तो उसमें जो किस पत्थर से बनाए जाते थे या पत्थर का उपयोग जो किया गया वो कहाँ से किया गया वो भी देख लेते हैं। तो अशोक के जो शिलालेखों में या कह सकते हैं शिलालेखों में पत्थर, तो इस पत्थर का उपयोग किया गया है सुनार। बिहार का क्षेत्र है, बिहार के जो सुनार से पत्थरों का जो उपयोग किया गया था, लाल बलुआ पत्थर या जो भी पत्थर थे उस समय लाल बलुआ पत्थर ही मुख्य थे। तो वो जो है उत्तर प्रदेश के बिहार के सुनार जो है वहां से इनका उपयोग किया गया था और ये पत्थरों का बनाए गए थे। तो ये हो गए अशोक के शिलालेख। कल हमने ये 2 रह गए थे, देख लिए। आज हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं। उससे पहले अशोक की थोड़ी धर्म की अगर बात करें, अशोक ने 5 सिद्धांत दिए थे, उनको भी देख लेते हैं। अशोक के 5 सिद्धांत हम ये कह सकते हैं। अशोक के 5 सिद्धांत। अब अशोक के 5 सिद्धांत क्या थे वो भी देख लेते हैं। तो अशोक ने कहा, जो पहला सिद्धांत है उसमें तो अशोक ने कहा स्वनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। आप पे कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आप परिस्थितियों के अनुसार ढल सको, ऐसा नहीं जैसी परिस्थितियां आई आप भड़क जाओ, आपको भड़कना नहीं है। यही प्रशासन के भी गुण होते हैं, एक प्रशासक के भी गुण होते हैं। अशोक की धर्म था या धर्म में जो सिद्धांत नियम थे वो एक प्रशासक में भी होने चाहिए कि उसको हर व्यक्ति से डील करना होता है। वो चाहे मतलब कोई भी प्रशासक यानी कोई अधिकारी हो, वो चाहे तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर जो भी है, तो उसको उस हिसाब से मतलब डील करना होता है। तो उसको स्वनियंत्रण में जरूर रखना होता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आपको भड़कना नहीं है या परिस्थितियों के अनुसार तुरंत एक्ट नहीं करना है, सोच समझ के आपको कोई भी निर्णय या डिसीजन लेना है। तो अशोक ने जो है स्व नियंत्रण की बात की, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा अशोक ने कहा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यानी कि जो वर्तमान में हम कहते हैं ना कि हमारा जो आर्टिकल 21 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से हम राइट टू लाइफ कहते हैं, तो वो आर्टिकल हम कह सकते हैं 21 कि जियो और जीने दो। आप भी जियो, मतलब दूसरे को, आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे को तंग कर रहे हो, उसको जीने नहीं दे रहे हो, तो उसकी भी अपना अधिकार है, राइट है, उसको जीने दो और आप भी जियो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को परेशान करो, तंग करो, तो ये नहीं है। आप भी जियो, आप भी किसी धर्म, व्यक्ति, संस्था, आस्था में विश्वास रखते हो रखिए, दूसरे को भी रखने दीजिए। वो अपनी जैसी जिंदगी जी रहा है तो वो उसको जो जीने दीजिए। तो लाइफ ऑफ डिग्निटी, यानी गरिमा में जीवन या गरिमापूर्ण जो जीवन है वो जीने दीजिए। तो दूसरे में अशोक कहता है कि जियो और जीने दो। तीसरे में कहता है माता पिता की आज्ञा का पालन। तो तीसरा में अशोक कहता है माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। और चौथे में अशोक कहता है माता पिता के बाद वो कहता है कि जैसे बौद्ध भिक्षु या जो शिष्य है या फिर साधु है, उनको कह सकते हैं साधु या भिक्षु है, भिक्षुक है, उनके प्रति सम्मान का भाव हो, दया हो, या कह सकते हैं सम्मान का भाव। दूसरा दया हो सकती है, उनके प्रति दया रखिए या एक शिष्टाचार, मतलब शिष्ट जो है उनके साथ आप बर्ताव कीजिए, जो है व्यवहार रखिए। और 5वें में जो अशोक कहता है साधु समानता का भाव हो गया और सहानुभूति या संपत्ति है, जो आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए। सामने वाला दुखी है, आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उसको कहते हैं दिलासा दे सकते हो। इसके साथ मतलब
उसको ये कहोगे आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। तो मतलब एक तरीके से ये होता है कि अगर कोई सामने वाला डूब भी रहा है तो कहते हैं ना, डूबती हुई कश्ती की मजाक नहीं उड़ा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही है, मतलब एक डूबी हुई कश्ती नहीं है, तो वो दूसरी कश्ती की तो मजाक नहीं उड़ा सकती या फिर उसकी हेल्प तो कर ही सकती है। तो मतलब सहानुभूति का मतलब आप किसी के प्रति, किसी विशेष वर्ग के प्रति परिस्थितियों के अनुसार, सामने वाला दुखी है, दुख में है, संकट है, परिस्थितियों में, तो उसको है जो फीलिंग समझिए और उसके अनुसार आप उसकी रक्षा या जो भी आप जो यथासंभव हेल्प हो सकती है वो आप करने की कोशिश की। तो अशोक के ये जो धर्म के सिद्धांत थे या पंच जो सिद्धांत थे वो कुछ इस प्रकार थे। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। प्रशासन में कोई भी सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर आता है, इसका मतलब आपके पास पुलिस या सेना होनी चाहिए। तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन में हम देखते हैं सेना। तो सेना, मौर्य काल की जो सेना थी वो दो भागों में बटी थी, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। ये स्थायी थी, वो दुर्ग में रहती थी, दुर्ग किले या उसमें कह सकते हैं। ये दुर्ग में नहीं, मतलब सामान्य थे ऐसे ही प्रशासन घरों में, गांव में, या कह सकते हैं ये बाहर रहती थी, लेकिन दुर्ग में नहीं रहती, बाहर या क्षेत्र मैदान में, जो भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या उसमें अंदर नहीं थी, ये दुर्ग में इसलिए रहती थी कि भाई अगर कोई संकट आ जाए, या इनको जो हमेशा तैयार रहना पड़ता था, ये जो एक्सरसाइज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और ये एकदम से मतलब दुर्ग में कोई संकट आ जाए तो एक तरफ से बाह्य को आक्रमण हो जाए तो उसे लड़ने के लिए ये अस्थायी सेना थी। जो यानी कि मतलब कोई छोटे मोटे आक्रमण हो, बाहरी जो चौराहे, किले या फिर जो दीवार होती है दुर्ग की या महल की, तो वहाँ बाहर ये जो रक्षा करते थे। जिस प्रकार यही है अभी जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना मुख्यतः आप देखेंगे कि वो जो हमारे बॉर्डर सीमा है, तो सीमा क्षेत्र में अलग अलग सीमाएं अलग अलग देशों से लगती है। अब हमारे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, तो ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर और बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे BSF तैनात रहती है। ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। और तिब्बत वाले बॉर्डर पे इंडो तिब्बत फोर्स जो हमारे पुलिस बल है वो रहती है। असम राइफल है, वो इंटरनल जो थोड़ा मामला असम वाले फील्ड में क्षेत्र में रहती है। SSB है, वो हमारे जो भूटान वाले, तिब्बत वाला ये जो एरिया वहाँ पर रहती है। तो हम ये कह सकते हैं, तो इनकी अलग अलग ड्यूटी होती है। लेकिन इंडियन आर्मी है तो ये अगर कोई मामला बहुत सेना पे हम देखते हैं कि सीमा पे बहुत बड़ा कोई विवाद होने वाला है या संकट की स्थिति होगी है, आमने सामने सेनाएं होगी, वहाँ पर इंडियन आर्मी जाती है, भारतीय सेना जाती है। तो इसी प्रकार ये जो इंडियन आर्मी की जरूरत थी, ये मतलब यानी कि कोई संकटकालीन स्थिति होती तो ये आगे, नहीं तो शांति काल में BSF है या जो भी ये संभालते, तो ये उस समय की BSF थी तरीके से। यहाँ इसमें मतलब ऐसे जो सैनिक हो सकते हैं जो मतलब यानी कि सामान्य जो थोड़ा बहुत काम यानी कि सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे सके और कोई खास विपत्ति भी नहीं हो, उस समय केवल रखवाली या वो कहते हैं चौकीदारी करनी हो, तो ऐसे में स्थायी अस्थायी सेना भी काम कर सकती थी। इनको कम वेतन देना पड़ता था और ये दिहाड़ी मजदूरी पे आते थे या समय पे वो कहते ना, लेकिन इनको तो हमेशा रखना पड़ता था। स्थायी सेना थी, कभी भी युद्ध हो सकता है, बाहर भी मतलब भेजना पड़ता था, इसलिए स्थायी सेना थी। तो ये तो उस समय की इंडियन आर्मी भारतीय सेना थी। और ये उस समय के अर्धसैनिक बल BSF है, CISF है। CISF CRPF इंटरनल मामलों के लिए, और CISF है जो मतलब यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है या फिर दिल्ली मेट्रो, इसमें इनकी ड्यूटी लगती है, जो खासकर जो मतलब इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वो, और उसमें जैसे CISF की ड्यूटी लगती है। तो कह सकते हैं उस समय जो अस्थायी थी वो तो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, तो वो अस्थायी सेना में और स्थायी में इंडियन आर्मी, तो ये हम कह सकते हैं। और एक इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार लेखक था जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त की जो, या मौर्य काल की, चंद्रगुप्त मान लो, अशोक मान लो, या मौर्यों की जो सेना थी, मौर्यों की सेना क्या है, डाकुओं का गिरोह है। तो ये कोटेशन कहीं पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आ जाएंगे कि जैसे मौर्यों की सेना डाकुओं का गिरोह है, किसने कहा था? जस्टिन दे दे, मैगस्थनीज दे दे, या अलग अलग ऑप्शन दे दे, तो आप ये बता सकते हैं कि जस्टिन ने ऐसा कहा था। तो ये तो उसका सैन्य प्रशासन था। अब हम देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार के लोग रहते थे, व्यवसाय क्या था, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो कहते हैं मौर्य काल में है जो दो वर्ग थे जो थे, वो ज्यादा धनी या संपन्न थे। कौन कौन से? एक तो बढ़ई, बोले तो सुतार, और दूसरा लुहार या लोहार, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था और भगत काल में कह सकते हैं कि जो महासंपत काल में। और दूसरा था बढ़ई का काम, यानी कि जब कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया या कलिंग को जीता था, या कलिंग से अशोक को क्या मिला, एक तो लकड़ी मिली थी, इमारती लकड़ी अच्छे, जो उसका दरवाजे हथियार बनाने के लिए, हथियारों के बनाने के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो मतलब इससे साधन बनाए जा सकते थे लकड़ी से, वो उपयोग होते थे। हथियारों के रूप में भी लकड़ी से कुछ हथियार बनाए जा सकते थे।
और बाकी जो रथ के घोड़ों पे या जो सेना के कुछ हथियार बनाने के लिए, सेना के काम कुछ चीजें बनाने के लिए, सामान्य दैनिक जीवन के प्रशासन में उपयोगी, या दरबार में जो थे बड़े बड़े जो बैठने की जगह थी, वो आसन बनाने के लिए, कुर्सियां मतलब ये बनाने के लिए, तो लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो कहाँ से मिली थी? कलिंग से लकड़ी मिली थी। दूसरे हाथी मिले थे वहां से। तो लकड़ी तो बड़े ही बहुत यहाँ काम किया और बहुत बड़ी अच्छी कलाकारी अब कह सकते हैं। तो इन्होंने जो विभिन्न प्रकार की कलाकारी से जो कृतियां वो करी। और लोहार का काम था, ये लोहे का हथियार बनाने का काम, या फिर जो लोहे का संसाधन बनाने का काम, लोहे का औजार बनाने का काम। तो लोहार इसलिए ये वर्ग है जो संपन्न हो गया, बड़े ही जो लोहार था। अब हम आते हैं धार्मिक कुछ अशोक की नीतियां देख लेते हैं, या वास्तुकला में देख लेते हैं। तो वास्तुकला में है जो मौर्य प्रशासन, वास्तुकला में जैसे धार्मिक चीजें ज्यादा बनाई गई। हम धार्मिक रूप से देखें तो सांची का स्तूप है, विदिशा मध्य प्रदेश। तो सांची के स्तूप का निर्माण हुआ, जो ये मतलब अशोक की वास्तुकला में ये हो गया। उसके बाद और भी जो वास्तुकला के हम देखेंगे तो सारनाथ स्तंभ है, ये भी वास्तुकला का लेके विभिन्न प्रकार के और भी स्तूप बनाए अशोक ने। बहुत सारे बौद्ध मठों की स्थापना की, बौद्ध गुफाएं, तो ये बहुत सारे हो गए। और यहाँ अशोक का जो अशोक स्तंभ, सारनाथ स्तंभ या अशोक स्तंभ भी कहते हैं इसको, तो अशोक स्तंभ इसका निर्माण हुआ। और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। और फिर इसमें है जो कहते हैं कि जैसे ये ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे जो है 4 शेर बने हुए हैं ऐसे, एक या पीछे। और यहाँ लिखा हुआ है, इस पे जो ध्येय वाक्य है इसका, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सारनाथ का जो स्तंभ बनाया था, सत्य की विजय हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि जंगल में शेर एक ही रहता है, यहाँ जो शांति का प्रतीक एक शेर ही होता है। वहाँ 2-3 ज्यादा ताकतें होने के बाद ये होता है विद्रोह, या एक दूसरे के बाद जो हराने की शक्ति रहेगी, या एक दूसरे के विद्रोह या लड़ाई होने की जो है संभावना रहती है। लेकिन अशोक ने कहा था कि यहाँ 4 शेर एक साथ रह रहे हैं, इनको कोई लड़ने में दिक्कत कोई है नहीं। तो इसलिए अशोक को शांति का प्रतीक, या शांति को अहिंसा का जो प्रतीक के रूप इसको माना जाता है। तो ये हो गई वास्तुकला में अगर हम देखते हैं तो। वास्तुकला के बाद अब हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे व्यापारिक वर्ग के लिए, या संस्थाएं थी कुछ, हमें संस्था कह सकते हैं, खासकर व्यापारिक वर्ग के लिए, या व्यापार करने के लिए ये जो संस्थाएं थी, तो इनको अलग अलग बांटा गया था भागों में। एक का नाम था श्रेणी, और दूसरे का नाम था निगम, और तीसरे का नाम था सातवाह। ये जैसे ये श्रेणी थे, इसमें मुख्यतः शिल्पकार आते थे, शिल्पकारों के लिए शिल्पकार, और साथ ही इसमें जो वस्त्र उद्योग के थे वो भी इसमें शामिल थे। और खास करके जो शिल्प का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, ये सब इसी में आते थे, बढ़ई शिल्प वगैरह। तो ये जो उत्पादन करते थे, ये जो श्रेणी वर्ग में आते थे, और ये जो आगे बेचते थे ये व्यापारिक वर्ग आगे निगम, तो व्यापारिक वर्ग का। तो ये क्या है कि यहाँ सामान है जो इनको बेचते थे। और फिर आते थे व्यापारिक वर्ग के बाद सातवाह, ये कारवा होता था, या काफिला कह सकते हैं हम, क्योंकि उस समय जो व्यापार करने के लिए जो महाजनपद थे वो बहुत दूर दूर थे, लोगों का आवागमन बहुत कम होता था, बहुत डर रहता था कब कौन जो है काफिला या कारवा को लूट ले,
इसलिए जो सातवां एक इनका ग्रुप हुआ करता था, ये जो वर्ग हुआ था साथ साथ एक जगह जाते व्यापार करके वापस आ जाते, एक महाजनपद दूसरे महाजनपद जाते बेचते, या एक शहर से दूसरे शहर में जाके बेचते थे, इसलिए इसको सातवां कहा गया। कारवाया ये हुआ करता। निगम जो व्यापारी वर्ग एक तरीके से मंडी जो हम कह सकते हैं, अभी जो मंडी सिस्टम है तो वो मंडियां जो है तो ये निगम आती। श्रेणियां मतलब ये छोटे शिल्पकार होते थे जो उत्पन्न करते थे और बड़े ही, इसमें विभिन्न प्रकार के जो आगे काम करने वाले जो कारीगर थे, जिसमें वस्त्र उद्योग निर्माण करने वाले, वस्त्रों का निर्माण करने वाले बढ़ई आदि जो छोटे कार्य थे, ये एक तरीके से कुटीर उद्योग वगैरह ये इसमें शामिल होते। तो ये जो चार वर्ग थे व्यापारी वर्गों के लिए ये संस्था बनाई गई थी। फिर अब बात करते हैं प्रशासन की। अब लॉ एंड ऑर्डर, सेना आ गई, उसके बाद ये तो बाह्य सुरक्षा हो गई, सेना से तो सीमाओं की सुरक्षा हो गई, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक जो सुरक्षा है आंतरिक मामलों के लिए, तो अब यहाँ इंटरनल मैटर जो देखते थे हम ये कह सकते हैं कानून और व्यवस्था के लिए। तो कानून एवं व्यवस्था और प्रशासन ये संभालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती? पुलिस। और पुलिस को कहा जाता है राक्षिन। तो मौर्य काल में पुलिस जो अधिकारी था या पुलिस जो डिपार्टमेंट था तो उसको यहाँ मतलब कहा जाता है राक्षिन कहा जाता है। और दूसरा जो यहाँ आता है वो आता है न्याय। और ये जो न्याय व्यवस्था थी इनको दो भागों में बांटा गया था। एक तो थी धर्मस्थली और दूसरा जो था कंटक शोध। तो ये भी अलग वर्तमान में जो हमारी न्याय, हम जैसे न्याय को देखते हैं तो दंड व्यवस्था जो अलग अलग दो दंड होते हैं, सिविल और क्रिमिनल मामले। तो ये जो धर्मस्थली थी, धर्म दंड, तो ये जो दीवानी मामले थे, दीवानी या फिर इसको सामान्य अभी हम कहेंगे तो सिविल मामले थे। जबकि ये कंटक शोध है, ये क्या होते थे? ये फौजदारी या फिर क्रिमिनल जो मामले हुआ करते थे। तो ये कह सकते हैं धर्मस्थली, धर्म मतलब यहाँ तो इनका जो हम ये कह सकते हैं धर्मस्थली या फिर जो दीवानी मामले होते थे, इसके लिए क्या आपको जो मुआवजा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप जो वो देते थे, यानी कि आर्थिक रूप से जो भी योगदान होता था वो देना पड़ता था आपको। आपसे दंड भरवा दिया कि आपको इतने पैसे देने हैं, तो ये आर्थिक जो आपको मतलब योगदान देना पड़ता है। योगदान क्या मतलब ये आपके एक तरीके से दंड था, लेकिन शारीरिक दंड नहीं था। आपके से जो है भरण पोषण मांग लिया या फिर जो भी मामला होता था उसके हिसाब से, तो यहाँ पैसे धन या जो भी था धन वो देना पड़ता था आपको, यानी कि कोई शारीरिक दंड नहीं मिलता था आपको। जो आर्थिक दंड दे सकते थे, मतलब आर्थिक आप ना पैसे दीजिए आप, तो ये एक तरीके से आपके जो ये हुआ करता था धर्मस्थली में, यानी कि दीवानी मामले ये हुआ करते थे। कंटक शोध में तो ये फौजदारी मामले थे, यहाँ आपको दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड भी हो सकता है और दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो शारीरिक दंड जो भी प्रकार के हैं, मृत्यु दंड भी हो सकते हैं और सामान्य जो है मारपीट है वो भी हो सकती है। तो ये दो अलग मामले थे, पुलिस का तो रक्षण थी और न्याय ये। फिर इसमें कानून व्यवस्था में तीसरा हम ये कह सकते हैं, दूसरा तीसरा हम देख लेंगे गुप्तचर। अब गुप्तचर व्यवस्था जो थी, तो गुप्तचर भी दो प्रकार के हुआ करते थे। इसको गुड पुरुष कहा जाता है, गुप्तचर जो होता था उसको गुड पुरुष कहा जाता था, क्योंकि गुड रहस्य जानता था इसलिए उसको गुड रहस्य है बहुत जो उसको पुरुष कहा जाता था। ये भी दो प्रकार के हुआ करते थे, और इसमें एक जो था वो तो संस्था और दूसरा जो था वो था संसार। अब संस्था में वो हुआ करता था जो एक जगह रहकर गुप्त जो है गुप्तचरी करता था या फिर जासूसी करता था। तो यहाँ कह सकते हैं हम एक जगह रहकर, जबकि संसार में क्या नाम से पता चला, संसार यानी घूम घूम करके, तो वे घूम घूम कर, यानी वो पता करता था, घूम घूम करके इधर उधर पता करता था और वो पता लगाता था। जैसे आपको पता है अजातशत्रु भेजता था, या अजातशत्रु ने अपना वर्ष का जो वैशाली में भेजा था अपना गुप्तचर, तो वहां जाके उसने पता लगाया, तो वो क्या था एक करके संसार प्रकार का गुप्तचर था, मतलब घुमतू होती है, वो जाके वहां पता करके आया कि यहाँ किस प्रकार की सेना है, वैशाली का जो सैन्य संगठन है, यहाँ क्या युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध की तैयारी कैसे की जाती है, यहाँ वैशाली पे आक्रमण कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जीत सकते हैं, इनकी कमियां क्या है,
वो सब पता करना, तो ये घूम घूम कर वो जो जासूसी कर रहा था, इसलिए वो संसार हो गया। संस्था एक जगह मतलब जाके बैठ गया, पता लगाना वहाँ क्या घटनाएं घटित हो रही है, एक जगह से पता लगाना, वो क्या संस्था। तो ये जो है मौलिक प्रशासन की, ये जो कानून व्यवस्था, या फिर हमने जो सामान्य प्रशासन, पुलिस, न्याय और जो है वो देखा। अब हम आगे देखते हैं कुछ और नाम है। और ये नाम ही हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मतलब मौर्य काल में पुलिस को क्या कहा जाता है, तो हमें राक्ष इन ये जो है याद रखना है ऐसे हम। तो और गुप्तचर को गुड पुरुष, जो गुड पुरुष था ये था। और अब हम यहाँ बात करते हैं तो सीता अध्यक्ष हुआ करता था कृषि से संबंधित मामले, कृषि या खेती ये कह सकते हैं, क्योंकि खेती और पशुपालन एक मुख्य जो व्यवसाय था, व्यापार तो था ही, उसके साथ साथ कृषि और जो है पशुपालन, ये मुख्य था। मौर्यकालीन जो साम्राज्य है, जो सामाजिक में या आर्थिक रूप से देखा जाए तो मौर्य प्रशासन या मौर्य काल में ये जो कृषि है या खेती है, ये मुख्य व्यवसाय था लोगों का। तो सीता अध्यक्ष था, उसका काम था कृषि और खेती के मामलों को देखना। फिर एक था समाहर्ता। ये राजस्व अधिकारी था, कलेक्टर जिसे हम वर्तमान में कहते हैं, राजस्व अधिकारी या कर अधिकारी। और वर्तमान में ब्रिटिश सरकार ने इसको कलेक्टर बना दिया, कलेक्ट करने वाला, राजस्व कलेक्ट करने वाला, इसलिए इसको कलेक्टर जो है नाम दे दिया गया। तो समाहर्ता क्या हो गया, राजस्व अधिकारी, ये एक तरह से कलेक्टर का उस समय पद था। पहले बने कलेक्टर, यानी कि पहले वो सिर्फ राजस्व मामले को देखता था, फिर उसको क्या है मजिस्ट्रेट बना दिया कि आपको दंड भी देना है, अगर ये समय पर नहीं पहुंचाना चाहता है, नहीं देता है कर, तो उसको आप क्या करोगे, तो दंड भी आप दे सकते हो। पहले जो है, इसलिए आपको बताएं भूमि से संबंधित है राजस्व, ये जो रेवेन्यू से संबंधित मामले होते हैं, तो उसपे जो जमीन की गिरदावरी होती है या जो लोग लेते हैं जमीन एक दूसरे के हस्तांतरण होते हैं, नाम हो गए, तो उसमें है जो मजिस्ट्रेट का जो कहते हैं ना साइन होता है या वहां से वेरीफाई होता है, एक कॉपी वहां पहुंचती है। तो ये हो गया समाहर्ता हो गया, सीता अध्यक्ष हो गए। और अब उस कुछ और नाम है, जैसे सन्निधाता है, ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो सन्निधाता को क्या कहेंगे, कोषाध्यक्ष। ट्रेजेडी मामले में, यानी कि वेतन जो भुगतान करता था अधिकारियों को, या जो कर्मचारी थे, या जो पुलिस प्रशासन थे, जो सैनिक थे, भाई सबके थे, तो इनका जो पेमेंट होता था वो उसको कौन देखता, सन्निधाता या कोषाध्यक्ष होता था, वो इस पेमेंट को देखता था। आठविक था, ये जंगल, एक था आठविक था, ये जंगल का अधिकारी या जंगल का रक्षक था, ये हम कह सकते हैं जंगल का राजा, जो भी है राजा थी। जंगल से संबंधित जो भी कानून व्यवस्था मामले होते थे, ये देखता था कि भाई जंगल में कितनी कटाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जंगल की जो भी व्यवस्थाएं थी, तो वो ये देखता था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा, तो ये कुछ नाम होते हैं, अक्सर पूछा जाता है, सीता अध्यक्ष कौन था, कृषि से संबंधित है, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष है, और आठवीं है जो जंगल का अधिकारी, जंगल का राजा, ये जंगल से संबंधित मामले देखता था। तो ये हमें जो है ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मौर्य प्रशासन को देख लेते हैं। मतलब मौर्य प्रशासन का मतलब जो उनकी प्रशासनिक इकाई थी या पद सोपान था, या जो हायरार्की थी, ऊपर सबसे ऊपर कौन था, नीचे कौन था, तो किस प्रकार नीचे मतलब यानी कि जो वहाँ पे शासन चलता था, तो शासन अध्यक्ष कौन था, और बाकी किस प्रकार है जो शक्तियों का विभाजन ये हुआ करता था। तो सबसे पहले ऊपर जो होता था वो राजा, या सबसे ऊपर तो सम्राट अशोक है, या इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करता। राजा के नीचे हुआ करता राजकुमार, जो कहीं कहीं राज्यपाल नियुक्त कर दिए थे बाद में, क्योंकि वो जब सक्षम हो जाते थे प्रशासन संभालने के, तो उसको किसी में भेज दिया जाता था, तो राजकुमार हुआ करते। फिर राजकुमार के बाद आता है प्रांतपति। ये प्रांत या राज्यों को, स्टेट को हम कह सकते हैं, प्रांत को रिप्रेजेंटेटिव करते थे या फिर इनका प्रतिनिधित्व करते थे। और प्रांत के बाद आता था विश, हम कह सकते हैं विशपति। ये वर्तमान में जिले या जिला प्रशासन को देखते थे, जिला या स्टेट के बराबर होते थे। विश के बाद होता गोप, और गोप जो है वो लगभग 10 गांवों का प्रमुख हुआ करता था, 10 गांवों का प्रमुख। और जो अंत में है जो ग्रामनिक होता था, ग्रामिक अंत में जो हम कह सकते हैं ग्रामिक हुआ करता। और ग्रामिक जो है ये एक गांव का मुखिया या प्रधान।
इसलिए अभी जो हमारी मतलब यानी कि जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही व्यवस्था थी। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं, उसके बाद ये जो मंत्री हो गए हैं राज्यों के, ये यहाँ पे आ गए राज्य सीएम वगैरह आ गए, राज्यों के मंत्री सीएम वगैरह। यहाँ पर आप देख लीजिए सांसद हो गए, और ये लगभग 10 गाँव का यहाँ प्रधान, मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उस समय, क्योंकि जनसंख्या कम थी तो उस हिसाब से जो प्रशासन में ज्यादा अधिकारियों की एमएलए की जरूरत पड़ी नहीं थी, ऐसा लग रहा है। तो ये जो यहाँ प्रधान हुआ करता था, यहाँ ये गांव में ग्रामीण है वो गांव में सरपंच हुआ करता था। तो गांव से संबंधित जो भी मामले होते थे वो सरपंच यहाँ मतलब यानी निपटा देता, उनको जो है यहाँ राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार तो ये कैसी होगी, एक तरीके से व्यवस्था, इनको यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये विकेंद्रीकरण व्यवस्था थी, विकेंद्रीकृत व्यवस्था हम कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज जिसे हम कह सकते हैं। जो विकेंद्रीय व्यवस्था है, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है, ये हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो जो है यानी कि मौर्य काल से ही चलता आ रहा। सरकार वर्तमान में जो कार्य कर रही है तो मौर्य प्रशासन से ही एक तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है, सीखा हुआ है, वहां से लिया हुआ है। अब लोग कहते हैं प्रशासन की जो प्रशासनिक अधिकारी या कह सकते हैं सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनको प्रशासन मुख्यतः बहुत गहराई में पढ़ना पड़ता है, और वहीं से क्योंकि उन्हीं को इस प्रकार से प्रशासन संभालना होता है। और वर्तमान में जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है लगभग वो देखिए मौर्य काल से कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ और तो इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया है और वर्तमान में भी उसकी प्रासंगिकता है। अब हम बात करते हैं अशोक, क्योंकि मौर्य प्रशासन में अशोक अंततः मौर्य प्रशासन हम लगभग देख लें, उसके बाद अशोक जो है, अशोक की 232 ईसा पूर्व में बीसी ईसा पूर्व हम देख सकते हैं मृत्यु हो जाती है। तो अशोक का बेटा होता है वो कुणाल। कुणाल अयोग्य शासक होता है, कोई खास कामकाज ये करता है नहीं, मतलब ये संभाल नहीं पाता है। कहते हैं ना कि रईस बाप की अमीर औलाद है, फिर वो मतलब यानी कि वो संभाल नहीं पाती साम्राज्य, या विरासत भी बाप की है जो संभाल नहीं पाते। अशोक महान शासक हुआ, सम्राट हुआ, इसने सब कुछ किया, और लेकिन बेटे हैं तो ये बाप की जो विरासत मिल गई लेकिन इसको संभाल नहीं पाए, ऐसा ही होता है। और फिर ये जैसे तैसे इसने जो है काम चलाया, और कहा जाता है कि फिर जो बौद्ध धर्म में अशोक जो बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया था, तो बौद्ध भट्टों में बहुत दान दे दिया, दान दक्षिणा बहुत दे दी, धन बहुत कोष, जो धन या कोष था वो पूरा खाली हो गया। और कह सकते हैं कि यार मौर्य में कह सकते हैं कि जो अशोक है, मौर्य जो प्रशासन है या फिर मौर्य वंश है उसका जो पतन हुआ इसके कारण यही थे उत्तराधिकारी में कह सकते हैं। उत्तराधिकारी क्या थे, अयोग्य थे, काम के नहीं थे, भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। बौद्ध भट्ट हैं उनको बहुत ज्यादा दान दे दिया गया, राजकोष खत्म हो गया था, राजकोष से धन कोष है जो पैसे खत्म हो गए थे। तो ये बहुत सारी कमियां हैं, हम ये कह सकते हैं। अशोक ने खुद हथियार त्याग दिए थे, अशोक ने भी कहा था हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये है जो मौर्य काल या मौर्य वंश के जो पतन के ये जो कारण थे उसको हम देख सकते हैं, हथियार नहीं उठाऊंगा, अशोक ने ये कह दिया। तो फिर क्या है कि अशोक यानी कि मौर्य प्रशासन का जो कुणाल के बाद एक और शासक बना बृहद्रथ। और बृहद्रथ था, ये हम पता है बृहद्रथ वंश का जो है मगध साम्राज्य के या प्रथम शासक था वो था बृहद्रथ वंश। इसी प्रकार वो बृहद्रथ अलग था और ये था बृहद्रथ जो अलग है। ये मौर्य शासक है, अंतिम मौर्य शासक था। और इसने है जो अपना एक सेनापति रखा, सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और इस पुष्यमित्र सिंह ने जो अपने सेनापति जी की क्या कर दिया, हत्या करके, और मगध में है एक नए वंश की जो स्थापना कर देता है और उसका नाम होता है शुंग वंश। तो शुंग वंश का जो संस्थापक हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग किसको, बृहद्रथ को मार देता है, जो मौर्य शासन या हम कहते हैं मौर्य वंश का अंतिम राजा या शासक होता है। इस प्रकार आज हमने देखा मौर्य काल का जो प्रशासन देखा, साथ ही जो अशोक के जो पंच सिद्धांत थे वो भी देखे। दूसरी बात, मौर्य प्रशासन में किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी उसको देखा, न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी, गुप्तचर व्यवस्था क्या थी उसको भी देखा। तो जैसे गुप्तचर व्यवस्था में भी मान लीजिए कहते हैं महिलाएं बहुत, वो कहते हैं ना गुप्तचर के मामले में या जासूसी के मामले में बहुत तकड़ी होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा क्या क्या ऐसा कहा जाता है, CIA वगैरह जैसे है अमेरिका की जो जासूस एजेंसी है, साथ ही मोसाद है जो इजराइल की मोसाद वगैरह जो हम कह सकते जासूसी एजेंसियां हैं, तो इनमें महिलाओं को नियुक्त किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई महिला को जासूसी करने के लिए भेजा जाए तो अकेली महिला जाएगी तो वो जानकारी पता करके आ जाएगी, और अकेला पुरुष जाएगा तो उसको कोई बताएगा भी नहीं, महिला की हेल्प हरेक कोई कर लेता है। मान लीजिए कोई गाड़ी में कहीं भी कोई महिला बैठी है, सामान्यतः अगर हम बात करें तो उनको अगर मान लीजिए
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई महिला खड़ी है और कोई बंदा है तो जल्दी सीट दे देगा, हाँ मैडम प्लीज यू कैन सीट, यहाँ बैठ सकते हैं आप। और अगर मान लीजिए कोई पुरुष खड़ा है तो उनको कौन कहता कि नहीं वैसे जगह ही नहीं, या मतलब वो सुनते ही नहीं कि वैसे थोड़ा उधर किसी को मैं बैठ जाऊँ, तो मतलब लोग सुनते तक नहीं अगर महिला को हेल्प मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है जैसे मोसाद यानी इसराइल की जो जासूसी एजेंसी वो है, ये CIA अमेरिका की है, तो इसमें क्या है कि महिलाओं को वो रखते हैं जैसे जासूसी का पता लगाया जा सकता है। और महिला एक बार मुस्कुरा दे तो फिर तो लोग कहते हैं दिल खोल के दे देते हैं दिल निकाल के दे देते हैं, हाँ लीजिए। तो मतलब ये इनकी होती है जासूसी। तो कहते हैं महिलाओं को भी रखा जाता था उस समय जो जासूसी में, हालांकि महिलाएं आज भी जासूसी में। वो कहते हैं आगे से आगे जो हमारी सूचनाएं ज़्यादा फॉरवर्ड करनी है तो दो ही संसाधन है, एक तो ईमेल और दूसरा फीमेल। तो ये भी है कहीं कहीं, चलो वो हो गया। लेकिन मौर्य प्रशासन तो आज हमने देखा तो बहुत सारी इसमें चीज़ें सीखी है। उम्मीद करते हैं जरूर आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।